Okay. So friends, now we have tax on agriculture income. Again, agriculture income is also examined in India, and it's a very small topic, and you would just love to learn this. So as far as exemption on agriculture income is concerned, so section 10(1) gives that exemption. Section 10(1) के हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जाम्ड होती है, इस पर टैक्स नहीं लगता। तो एक बार इसको फटाफट से अपनी पीपीटी से करते हैं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, टैक्सेबिलिटी के बारे में क्या दे रखा है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दो सेक्शन है बच्चों। एक है सेक्शन 10(1), अभी हम बात कर रहे थे ना। सो there are two sections actually. One is section 10(1). Be mindful, दो सेक्शन है बच्चों, एक है 10(1) और एक है 2(1). 10(1) ने बोल रखा है कि एग्जाम्ड एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्ड होती है। सो इसमें तो एग्जाम्शन की बात है, एग्जाम्शन एग्रीकल्चर इनकम की एग्जाम्शन जो है वो 10(1) में दे रखी है। और 2(1) जो है ये डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन है व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, उसकी डेफिनेशन दे रखी है इसमें। ठीक है ना, ओके। नाउ ओके, सो अगर हम बात करें डेफिनेशन की एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, तो आइए एक बार उसको पढ़ के देखते हैं। ठीक है ना। सो बच्चों दो सेक्शंस, हम 2(1) में डेफिनेशन कर रहे हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, और 10(1) फिर हम करेंगे उसमें क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं, राइट। सो वो सब कुछ हम करेंगे। सो सेक्शन 2(1) जो है वो बोलती है एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स, है ना। सो दिस इज व्हाट इंक्लूसिव डेफिनेशन, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स। ठीक है ना, ओके। इसने क्या क्या बताया, इसने बोला इनकम फ्रॉम लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर हमने एग्रीकल्चर लैंड को किराए पे दिया है, मतलब लीज पे दिया, पट्टे पे दिया है, राइट। एंड देयरफॉर अगर हमने एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे दिया है, तो अब यहाँ पे दो जने हो गए, एक हो गया लेसर, एक हो गया लेसी, है ना। लेसर की लैंड है, उसने किराए पे दिया, और लेसी जो है वो उसके ऊपर मान के चलो एग्रीकल्चर करेगा। और अगर एग्रीकल्चर करेगा तो फिर वो लेसर को रेंट पे करेगा, लीज रेंट पे करेगा, राइट। सो पट्टे वाला जो होता है हिसाब किताब, राइट, जिसमें क्या होता है, जो ओनर होता है, लैंड ओनर जो होता है, वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड को किसी दूसरे को पट्टे पे दे देता है, और जिसने किराए पे लिए देयरफॉर वो फिर पट्टा पे करता है, यानी कि रेंट पे करता है। ओके, सो इनकम फ्रॉम लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये इनकम डेफिनेटली किसकी होगी, ओनर की। किसकी होगी, ओनर की। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसमें कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट सच लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ओनली। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मान के चलो हमारे पास एक खेत है, वो खेत हमने किसी को किराए पे दिया, और हमने जिसको किराए पे दिया उसने उसमें एग्रीकल्चर अगर किया है, तो फिर वो जो रेंट हमें मिलेगा वो रेंट एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर हमने अपना खेत उसको किराए पे दिया, और उसने उसके अंदर मान के चलो दशहरे का मेला लगाया है, या उसने उसके अंदर लेट से उसने उसके अंदर कोई कोई टूर्नामेंट करवा दिया, क्रिकेट का टूर्नामेंट, उसने उसको लेवल करवा के उसने क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा दिया, या कोई और मेले वेले के लिए उसने उसको यूज किया, बट उसने उस खेत के ऊपर एग्रीकल्चर नहीं किया। अब अगर उसने उस खेत के ऊपर एग्रीकल्चर नहीं किया ना, तो हमें अब जो किराया मिलेगा ना उस खेत का, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, एंड देयरफॉर वो एग्जाम्ड नहीं होगा बल्कि टैक्सेबल होगा। तो एग्जाम्ड कब होगा, जब हमने अपना खेत किसी को किराए पे दिया, और हमने जिसको खेत किराए पे दिया उसने उस पे एग्रीकल्चर किया, उसने उसके ऊपर क्या किया, एग्रीकल्चर। ठीक है ना। तो हमें जो किराया मिलेगा ना, ओनर को जो किराया मिलेगा, वो एग्रीकल्चर माना जाएगा। ये लिखा है इसने। इसने बोला कि भाई एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे देते हो, प्रोवाइडेड, लेकिन है ना, इसको एग्रीकल्चर तो माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सच लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ओनली। लेकिन अगर उसने उस लैंड के ऊपर दशहरे का मेला लगाया, तो फिर हमारे हाथ में जो किराया आएगा उसको एग्रीकल्चर नहीं मानेंगे, देयरफॉर उसके ऊपर एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, सो एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स में पहले नंबर पे हमने किया लीजिंग। दूसरे नंबर पे इसने बोला एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करने से इनकम। हमारे खेत के ऊपर हमने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए, हमने उसके अंदर गेहूं लगाया, हमने उसके अंदर धान लगाया, ठीक है, सरसों लगाई, राइट। सो वो हमने क्या किया, हमने पहले खेत खेत की टिलिंग की होगी, मतलब खेत को हमने पहले खुदाई की होगी, फिर उसके अंदर हमने बीज डाला होगा, सीड डाला होगा, फिर उसको पानी दिया होगा, फिर ग्रेजुअली वो फसल जो है वो तैयार हुई होगी, फिर उसको काट के साफ करके हमने बेचा होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो ये हमने जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन खेत के ऊपर किया,
इस एग्रीकल्चर ऑपरेशन को करने से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कि वो जो गेहूं, वो राइस, वो धान है ना, उनको जब हम बेचेंगे तो हमें जो इनकम आएगी, विच इज अगेन एग्रीकल्चर। बट वो अब की बार इनकम किराए की है या एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की है? सर वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की है। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस भी एग्रीकल्चर माना जाता है, ठीक है ना? ओके, हाँ, मतलब यही तो एग्रीकल्चर असल में तो, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स, अभी तक हमने दो चीजें की हैं। एक तो लीजिंग, अगर हम अपने खेत को लीज पे देते हैं, लीज पे देते तो वो लीज जो है वो हमारे लिए एग्रीकल्चर माना जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है भाई, हमने जिसको लीज पे दिया वो उसके ऊपर एग्रीकल्चर करे, ठीक है ना? अगर वो एग्रीकल्चर करेगा तो हमारे हाथ में भी इनकम एग्रीकल्चर, और कमाल की बात ये है जो उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर रहा है ना, जिसने किराए पे ले रखा है, उसके हाथ में भी तो एग्रीकल्चर ही होगा ना, क्योंकि उसने क्या किया, उसने जमीन किराए पे ली, किराए पे जमीन लेने के बाद उसने उसके ऊपर क्या किया, एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर करने के बाद उसने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए ना, एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने से उसके पास जो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ उसको जब वो मार्केट में बेचेगा तो उसको भी जो इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चर होगी, और वो हमें किराया देगा तो हमारे हाथ में वो किराया भी एग्रीकल्चर होगा। इसका मतलब इस केस में अगर हम खेत किसी को किराए पे देते हैं तो दोनों के हाथ में एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है वो, है ना? उसके हाथ में किराएदार के हाथ में क्यों? क्योंकि उसने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की है, पॉइंट नंबर 2। और हमारे हाथ में एग्रीकल्चर को क्योंकि हमें लीजिंग से इनकम हुई। किससे इनकम हुई है? लीजिंग, ठीक है जी। तो ये जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस है ना बच्चों, एग्रीकल्चर ऑपरेशन कोई भी कर सकता है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है वो ओनर भी कर सकता है और वो टेनेंट भी कर सकता है, ठीक है ना? बट इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर। ओके जी, आगे 2 पॉइंट हमने कर लिए। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में ये बोल रहा है, तीसरे पॉइंट में उसने बोला इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म हाउस, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म हाउस। खेत के ऊपर जो फार्म हाउस यानी खेत का जो मकान होता है, खेत के ऊपर जो फार्म हाउस होता है, हमारे खेत में जो फार्म हाउस होता है उसकी बात कर रहा है वो, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। फार्म हाउस की इनकम जो है ना उसे भी एग्रीकल्चर माना जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है। व्हाट आर दोस कंडीशंस? इट सेज कि भाई, उसने बोला कि सच फार्म हाउस इज इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। ये जो फार्म हाउस है ना ये एग्रीकल्चर लैंड के बिल्कुल ऊपर या उसके बिल्कुल पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका खेत तो कहीं और है लेकिन आपका फार्म हाउस कहीं और है, नहीं 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 नहीं। कंडीशन ये है, फार्म हाउस की इनकम को एग्रीकल्चर तब माना जाएगा जब फार्म हाउस खेत पे ही हो, हमारे एग्रीकल्चर लैंड के बिल्कुल पास में हो। इमीडिएट विसिनिटी का मतलब होता है उसके बिल्कुल पास में, उसके ऊपर या उसके बिल्कुल पास में, ठीक है जी। एक तो उसकी विसिनिटी में होना चाहिए फार्म हाउस की, ठीक है जी, खेत की विसिनिटी में। एंड सच लैंड इज असेस्ड, एंड इसका मतलब दो कंडीशन है। एंड सच लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, और वो जो लैंड है उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू लगता हो। सरकार जो है, सरकार ना एग्रीकल्चर, अच्छा एक बात ध्यान से सुना बच्चों, ये लैंड रेवेन्यू बता रहा हूं मैं आपको। एग्रीकल्चर इनकम जो है, एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स यानी कि सेंट्रल टैक्स तो नहीं लगता, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स नहीं लगाती एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, बट state government can still levy taxes or any cess or any kind of levy on agriculture income। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है बच्चों। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स या लेवी लगाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना? इट इज स्टिल देयर। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट ना एक छोटा सा टैक्स लेती है जिसको हम बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? लैंड रेवेन्यू। सो इट्स अ काइंड ऑफ चार्ज। सो इसने क्या बोला, इसने बोला कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म हाउस, फार्म हाउस की इनकम को एग्रीकल्चर माना जाएगा, फार्म हाउस की इनकम को एग्रीकल्चर माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सच फार्म हाउस शुड बी इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। पहली कंडीशन तो ये कि एक तो विसिनिटी में होना चाहिए जी, ठीक है जी, ओके। दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली? उसने बोला उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू लगना चाहिए, उस खेत के ऊपर लैंड रेवेन्यू लगना चाहिए। अगर दोनों की दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो फार्म हाउस की इनकम को भी एग्रीकल्चर ही माना जाएगा। फार्म हाउस की इनकम क्या मानेंगे हम? एग्रीकल्चर। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में जो फार्म हाउस होते हैं, राइट, वो जो फार्म हाउस होते हैं जो शहर के अंदर ही होते हैं, इनफैक्ट उसको बोलते फार्म हाउस हैं, क्या उनको एग्जाम्पशन मिल पाएगी? क्या उनकी इनकम को एग्रीकल्चर माना जाएगा? आंसर इज नो। रीजन सिंपल है, रीजन सिंपल है। पहली चीज तो वो खेत की विसिनिटी में नहीं होगा। चलो एक मिनट के लिए मान लिया कि वो खेत की विसिनिटी में भी है, मतलब आपने अपने पूरे के पूरे खेत को फार्म हाउस बोला है जिसके अंदर एक बिल्डिंग है ना? फार्म हाउस की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की इनकम को आप एग्रीकल्चर मानो या ना मानो, उसके ऊपर क्वेश्चन राइज हो रहा है, ठीक है जी, ओके। तो चलो मान लिया कि वो खेत की विसिनिटी में भी है, बट उस फार्म हाउस पे जो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जो
जो सिटी के अंदर, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो फार्म हाउस होते हैं ना, उनके ऊपर ये लैंड रेवेन्यू नहीं लगता, क्योंकि उनके ऊपर म्युनिसिपल टैक्सेस लगते हैं, लैंड रेवेन्यू नहीं लगता। ठीक है जी, ओके। सो लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा उस पे, एंड देयरफॉर दोनों कंडीशन पूरी नहीं होंगी। विसिनिटी में तो है लेकिन लैंड रेवेन्यू नहीं लगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर उस फार्म हाउस की इनकम को हम एग्रीकल्चर नहीं मानेंगे, और अगर एग्रीकल्चर नहीं मानेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के अंदर जो फार्म हाउस होते हैं ना बच्चों, उनकी इनकम टैक्सेबल होती है। एग्जामिशन इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि या तो विसिनिटी में नहीं होते या फिर उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू नहीं लगता। ठीक है ना। एग्जामिशन फिर कब मिलेगी, कब उस इनकम को हम एग्जाम्ड मानेंगे? सर वो पहली बात तो विसिनिटी में होना चाहिए, उस एग्रीकल्चर लैंड के बिल्कुल पास में या उसके ऊपर होना चाहिए, एंड उस लैंड के ऊपर लैंड रेवेन्यू लगे। ठीक है ना, ओके। लगान सुना है? लगान, लगान। हाँ सर, हाँ, लगान मूवी भी हमने देखी है। वो लगान ही लैंड रेवेन्यू होता है। लगान ही क्या होता है? लैंड रेवेन्यू। ठीक है जी। तो हमने कर लिए 3 पॉइंट अभी तक। एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आएगा? पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम में आएगा पहला पॉइंट कौन सा, कि सर अगर हम एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे देते हैं, पट्टे पे देते हैं, है ना, तो अब उसमें जो ओनर के पास जो लीज रेंट आएगा वो एग्रीकल्चर माना जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है टेनेंट उसके ऊपर एग्रीकल्चर करे। टेनेंट उसके ऊपर क्या करे? एग्रीकल्चर। ठीक है जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस करने से जो इनकम होती है, एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस को भी एग्रीकल्चर माना जाएगा, एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की जो इनकम होगी वो एग्जैम्ड होगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक है जी। तीसरा, फार्म हाउस जो होता है, फार्म हाउस, उसकी इनकम को भी एग्रीकल्चर माना जाएगा, लेकिन 2 कंडीशन है। वो फार्म हाउस उस खेत के बिल्कुल पास में या उसके ऊपर होना चाहिए। इमीडिएट विसिनिटी का मतलब होता है उसके ऊपर या उसके बिल्कुल पास में सटा हुआ। ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन, उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू लगे। क्या लगे? लैंड रेवेन्यू लगे। और चौथे नंबर पे, लास्ट नंबर पे उसने बोला है इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग इन अ नर्सरी। बच्चों जो नर्सरी होती है ना, नर्सरियां होती है, नर्सरी में आपने देखा होगा क्या करते हैं नर्सरी वाले, एक पहले क्या करते हैं, पहले वो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को अलग से एक जगह पे उगाते हैं, और फिर जब वो प्लांट थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, उस जगह से उठा के, और वो जो फ्लावर पॉट होते हैं ना, जो गमले होते हैं, उनके अंदर लगा के फिर वो बेचते हैं। उनके अंदर लगा के फिर वो बेचते हैं। अब हो क्या रहा है, वो जो नर्सरी वाले लोग होते थे वो क्या करते हैं, उसको उठा के और गमले में लगाते हैं। अब गमले में लगाया उसने, गमले के अंदर वो जो पौधा, उसने गमले के अंदर उस पौधे को बेचा। और कई बार क्या होता है कि वो उस गमले के अंदर ही सीड डाल के, उसमें पानी वगैरह डाल के, गमले के अंदर ही उस प्लांट को तैयार करते हैं और फिर वो उनको बेचते हैं। अब ये जो नर्सरी वालों की इनकम है, इस पे क्वेश्चन राइज हुआ कि ये नर्सरी में जो पौधा, जो प्लांट उसने रेडी किया है विद इन दी फ्लावर पॉट इटसेल्फ, फ्लावर पॉट के अंदर ही उसने जो प्लांट रेडी किया है, क्या ये एग्रीकल्चर माना जाएगा? ध्यान से सुनना प्लीज। बड़े सारे ना केसेस थे, उन केसेस ने ये बोला कि देखो भाई, एग्रीकल्चर करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड पे होती है, लैंड पे होती है। वो फ्लावर पॉट के अंदर जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी को लैंड बोल पाना गलत है। बात तो सही है, उसको लैंड नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो फ्लावर पॉट के अंदर मिट्टी है। ठीक है, इट्स स्टिल अ सोइल, बट उसको हम लैंड नहीं बोल पाएंगे, राइट। एंड देयरफॉर उन केसेस ने ये बोला कि नर्सरीज की जो इनकम होती, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर ऑपरेशन लैंड पे नहीं किया, उन्होंने एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया तो कैसे किया एग्रीकल्चर ऑपरेशन? उन्होंने खुदाई की, खुदाई करने के बाद उसने उसके अंदर सीड डाला, राइट, फिर उसके अंदर उसने पानी डाला, राइट। तो ये सब तो हुआ, बट वो लैंड पे नहीं हुआ। वो कहां पे हुआ? वो फ्लावर पॉट में मिट्टी पे हुआ। एंड देयरफॉर उन उन केसेस की वजह से क्या हो रहा था, नर्सरी वालों की जो इनकम हो रही थी वो टैक्सेबल हो रही थी, उसको एग्जाम्पशन नहीं मिल पा रही थी। तो इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया, और इनकम टैक्स एक्ट में ये चीज बोली गई थ्रू एन एक्सप्लेनेशन। ये बोला कि इनकम फ्रॉम सैपलिंग सीडलिंग जो होती है ना नर्सरी में, सैपलिंग सीडलिंग का मतलब होता है आप एक जगह पे प्लांट लगाओगे, उस प्लांट को फिर थोड़ा सा जो बड़ा हो जाएगा तो उसको उठा के आप फ्लावर पॉट में लगाओगे। आपने देखा होगा जो धान की खेती होती है, धान में भी ऐसे होता है। धान की प्योद, धान के छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, वो एक पर्टिकुलर लैंड में एक छोटे से हिस्से में पहले उगाए जाते हैं, और फिर उनको वहां से उठा उठा के खेत में लगाया जाता है। दिस इज हाउ दैट वो जो धान की खेती वो जो होती है, राइट। सो सैपलिंग सीडलिंग जो होती है, सैपलिंग सीडलिंग की इनकम बड़े सारे केसेस की वजह से पहले टैक्सेबल हो जाती थी, लेकिन अब ये एग्जाम्ड है क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी गई इनकम टैक्स एक्ट में। ओके, सो नर्सरी वालों की इनकम भी एग्रीकल्चर मानी जाती है। ओके ओके, अब बताओ जी कितने पॉइंट्स है एग्रीकल्चर में? सर एग्रीकल्चर इनकम में 4 पॉइंट। कितने पॉइंट है? 4। एक बार फटाफट से देखते कौन से पॉइंट्स हैं जी। 4 पॉइंट्स। पहले नंबर पे क्या बोला उसने?
उसने बोला पहले नंबर पे लीजिंग, अगर हम एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे देंगे तो लीज की इनकम को एग्रीकल्चर माना जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है हमने जिसको लीज पे दिया है, राइट, वो उस पे एग्रीकल्चर ऑपरेशन करे। ठीक है जी, ओके। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करने से जो इनकम होती है, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करने से जो इनकम होती है उसको भी एग्रीकल्चर माना जाएगा। फार्म हाउस की जो इनकम होती है उसे भी एग्रीकल्चर माना जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है फार्म हाउस जो है वो खेत के पास में होना चाहिए और उस फार्म हाउस के ऊपर लैंड रेवेन्यू लगे। क्या लगे? लैंड रेवेन्यू लगे। लैंड रेवेन्यू ना वो दूर दराज जो हमारे पास जो खेत होते हैं उनके ऊपर लगता है, राइट, ये शहर के अंदर वालों पे नहीं लगता। एंड देयरफॉर फार्म हाउस शुड बी अ जेन्युइन फार्म हाउस, राइट। ये शहरों के अंदर फार्म हाउस नहीं होने चाहिए प्लीज, राइट, क्योंकि शहरों के अंदर जो फार्म हाउस होते हैं उनकी जो बड़ी मोटी इनकम होती है उसको एग्रीकल्चर बोल पाना गलत है। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई उस फार्म हाउस की इनकम को एग्जाम्प्ट करेंगे जो खेत के बिल्कुल पास में या खेत के ऊपर है और उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू लगे, इसका मतलब दूर दराज है। ठीक है जी। और लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये बोला गया कि नर्सरीज की जो सैपलिंग सीडलिंग की इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर मानी जाती है। ठीक है जी। सो लीजिंग, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, फार्म हाउस एंड सैपलिंग सीडलिंग, ठीक है ना? ओके, तो सर ये हमें समझ में आ गया। अब फिर से बताओ दो सेक्शन कौन सी? सर देयर आर टू सेक्शंस। एक सेक्शन है कौन सी? एक है सेक्शन, मैं दोबारा लिख देता हूं, 10(1). अब 10(1) में और 2(1) में क्या डिफरेंस है? सर 10(1) बोलती है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जाम्ड होगी और 2(1) ने एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन कर दिया। ठीक है, 2(1) में एग्रीकल्चर इनकम डिफाइन हुई है और 10(1) ने एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्ड कर दिया है। ठीक है ना? ओके, अभी तक बिल्कुल आसान सर। आगे आगे कंडीशंस फॉर एग्जाम्शन। अब कुछ कंडीशंस है सेक्शन 10(1), कुछ कंडीशंस है कि एग्जाम्शन कब मिल पाएगी, एग्जाम्शन कब मिल पाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, है ना? आइए देखते जी क्या बोला इसने बोला लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। पहली बात तो ये इंडिया में होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात बताना, आपके पास एक लैंड है, आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया के रहने वाले हो, आपके पास एक लैंड है श्रीलंका में और उस श्रीलंका वाले लैंड के ऊपर आपने एग्रीकल्चर किया और आपके पास एग्रीकल्चर इनकम हुई। बताएं जी, क्या वो श्रीलंका की लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करने से आपके पास जो इनकम हुई है क्या उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? मतलब क्या उसे एग्जाम्पशन मिल पाएगी इंडिया में? आंसर इज नो। इंडिया में केवल उस एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्पशन मिल पाएगी बच्चों जो हमने इंडिया में किया है। ठीक है ना? सो इंडिया की धरती के ऊपर अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्जाम्पशन मिलेगी, अगर बाहर कहीं एग्रीकल्चर करेंगे किसी और लैंड के ऊपर विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है ना? ओके, सो पहला कंडीशन लैंड मस्ट बी इन इंडिया। सेकंड, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ठीक है, हम बात कर रहे थे लैंड जो हो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो। मैंने बताया आपको कि आपके पास एक लैंड है, ठीक है जी, वो लैंड मान के चलो आपके पास प्लॉट ऑफ लैंड है, वो किसी कंपनी के बिल्कुल पास में है। कंपनी वालों को पार्किंग के स्पेस की दिक्कत आ रही थी। कंपनी वालों ने आपसे डील किया कि भाई हमें ना पार्किंग के लिए कुछ जगह चाहिए, तो क्या आप अपना ये जो खेत है जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर करते हो, क्या आप ये खेत हमें लीज पे दे सकते हो? आपने उस खेत को लीज पे दे दिया। अब लेकिन खेत को आपने जिसको लीज पे दिया वो उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं कर रहा, उसने तो पार्किंग बना दी वहां पे। एंड देयरफॉर कंडीशन पूरी नहीं हो पाई। कंडीशन पूरी नहीं हो पाएगी तो आपके पास जो लीज रेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, क्योंकि वो एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? ओके, उसने ये बोला इट मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। थर्ड, ओनली डायरेक्ट इनकम क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन का मतलब होता है बच्चों कि जो एग्रीकल्चर से जो डायरेक्ट इनकम आई ना उसी को एग्जाम्पशन मिलेगी। अगर एग्रीकल्चर से इनडायरेक्टली कोई इनकम आई तो उसे एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा। देखो एक एग्जांपल से समझाया है, सैलरी इनकम ऑफ अ फार्म मैनेजर इज नॉट एग्जाम्प्ट। कुछ ऐसे हो रहा, मान के चलो एक कंपनी है, जैसे आपने सुना होगा एमवे करके एक कंपनी है, एमवे। हाँ, अब एमवे कंपनी जो है वो एग्रीकल्चर करती है। एमवे कंपनी की जो इनकम होगी एग्रीकल्चर करने से, न्यूट्रीलाइट भी हाँ एग्रीकल्चर करती, करेक्ट। सो देयर आर टू कॉमनली नोन कंपनीज, एमवे एंड न्यूट्रीलाइट। ये दो कंपनियां जो हैं खुद तो एग्रीकल्चर करती हैं, तो कंपनी की जो इनकम होगी वो तो एग्रीकल्चर होगी। लेकिन कंपनी में काम करने वाले लोगों को जो सैलरी मिलेगी, हालांकि वो सैलरी भी उनको एग्रीकल्चर की इनकम में से ही तो देगी कंपनी। भाई कंपनी जब करती ही एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर की जो इनकम होगी उसी में से तो उन लोगों को सैलरी देगी, राइट? ठीक है, तो उनकी जो सैलरी है वो एग्रीकल्चर इनकम की एग्जाम्पशन नहीं ले पाएगी, मतलब उनकी सैलरी को एग्जाम्पशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो
डायरेक्ट एग्रीकल्चर नहीं है, राइट। डायरेक्ट एग्रीकल्चर किसके पास है? कंपनी। इसका मतलब ये है इस एग्जाम्पल में कंपनी की इनकम को तो एग्जाम्पशन मिलेगी क्योंकि वो डायरेक्ट है, लेकिन कंपनी के इंप्लॉइज को जो सैलरी मिली है उनको एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है। यही लिखा है ना, दस दस सैलरी इनकम ऑफ अ फार्म मैनेजर इज नॉट एग्जाम्प्ट क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है। तो तीन कंडीशन। पहली कंडीशन, लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो, और एग्जाम्पशन मिल पाएगी केवल डायरेक्ट इनकम्स को। कौन सी इनकम्स को बच्चों? डायरेक्ट इनकम्स, ठीक है जी। अब इसमें ना कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं। ये इसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जहां पे लोगों को ना कंफ्यूजन था। लोगों को ऐसा लगता था कि शायद ये इनकम भी एग्रीकल्चर होगी, और अगर ये एग्रीकल्चर होगी तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो वो जो जो मिथ थे ना मार्केट में, राइट, जो लोगों को लगता था कि ऐसा होगा, उसको यहाँ पे इन नोट्स में दूर किया गया है। मतलब कुछ चीजों को क्लैरिफाई किया है। ये बताया गया है कि भाई ये हो सकता है देखने से आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ये एग्रीकल्चर एंड देयरफॉर एग्जाम्पशन मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। आइए पढ़ के देखते हैं। देखो क्या लिखा है। फॉलोइंग इनकम्स विल नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(1). ये जो नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे इनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन, ठीक है ना। ओके, क्या बोला इसने? इसने बोला कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर एग्रीकल्चर करते हो तो एग्जाम्पशन मिलेगी। आपने खेत के ऊपर खेती की, राइट, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम की एग्जाम्पशन मिल पाएगी। लेकिन अगर आपने खेत को बेच दिया, आपने खेत को बेचने से अगर इनकम कमाई, भाई मान के चलो आपने खेत खरीदा था कभी 20 लाख रुपए का, 20 लाख का, और आपने उस खेत को कल को बेच दिया मान के चलो 50 लाख में, तो 20 लाख रुपए का खेत आपने 50 लाख में बेच के 30 लाख रुपए का फायदा कमाया, वो एग्रीकल्चर नहीं है। रीजन, यही वाला रीजन पहले वाला, डायरेक्ट नहीं है, कैपिटल गेन है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। हाँ, अगर आपने खेत के ऊपर एग्रीकल्चर किया होता ना तो वो एग्जाम हो जाता। खेत को बेचना एग्रीकल्चर नहीं है बच्चों, ठीक है जी। सर समझ में आ गया? बिल्कुल आसान पॉइंट था ये, ठीक है। अब आगे चलते, तो हमने ये भी कर लिया। नेक्स्ट उसने बोला डिविडेंड पेड बाय एग्रीकल्चर कंपनी। फिर से वही बात आ गई। एग्रीकल्चर कंपनी जो होती है, न्यूट्रीलाइट, एमवे अपने एग्जांपल में, उनकी कंपनी की जो इनकम होगी वो तो एग्रीकल्चर होगी, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड बांटेगी, अब कंपनी ने पैसा कमाया, कंपनी ने पैसा कमाने के बाद कंपनी उस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगी। अब शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिला, देखा जाए तो वो डिविडेंड आया तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम में से ही है ना। ये सर आया तो एग्रीकल्चर इनकम में से, बट वो इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट वो नहीं है। डायरेक्ट इनकम तो कंपनी की है, एंड देयरफॉर वो डिविडेंड भी जो है उसको एग्रीकल्चर वाली एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। हालांकि डिविडेंड पे कहीं और चल के एग्जाम्पशन हो सकता है, मिल जाए, हम आगे चल के करेंगे, बट उस डिविडेंड को एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोला जाएगा। मैं आपको बस ये बोल रहा हूं, एंड देयरफॉर डिविडेंड सेक्शन 10(1) में एग्जाम्ड नहीं होगा, और चाहे वो कहीं जाके एग्जाम हो जाए, बट 10(1) में एग्जाम नहीं होगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर की इनकम डायरेक्ट नहीं है। प्लीज ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर की कंपनी की इनकम तो एग्रीकल्चर होती है, लेकिन उस कंपनी ने अपने मैनेजर्स को, अपने इंप्लॉयज को जो सैलरी दी वो एग्रीकल्चर नहीं है। उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा, वो एग्रीकल्चर नहीं है। उस कंपनी ने अपना कोई खेत बेच के कैपिटल गेन कमाया, वो भी एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है सर, ओके, क्लियर हो गया। आगे उसने बोला एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ये तो हमने बात ही कर रही थी, श्रीलंका में आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड पड़ी जिसके ऊपर आपने एग्रीकल्चर किया, और अगर वो आपके पास इनकम आई है तो उस इनकम को एग्रीकल्चर नहीं बोलेंगे। क्यों? पहली कंडीशन क्या बोलती थी? लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है ना। ओके सर, ये तो अपने को पता था वैसे भी, ठीक है। अब देखो फिशरीज, मछली पालन अगर कोई करता है तो, ब्रिक मेकिंग, अगर किसी ने भट्टा लगा रखा है जिसमें वो ब्रिक मेकिंग का काम करता है, ईंटें बनाने का काम करता है, एनिमल हस्बेंड्री, राइट, पोल्ट्री फार्मिंग, सेल ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस, सिंचाई के लिए अगर आपने पानी बेचा है, सिंचाई के लिए अगर आपने पानी बेचा है, तो ये इनकम जो होती है ये भी एग्रीकल्चर नहीं मानी जाती। ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मछली पालन एग्रीकल्चर नहीं है, ईंटें बनाना एग्रीकल्चर नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये भी एग्रीकल्चर नहीं है, राइट। ओके, सेल ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज, सिंचाई के लिए पानी अगर आपने बेचा है, वो भी एग्रीकल्चर नहीं है। अगर मान के चलो किसी ने पानी बेचा है तो पानी बेचा, दैट्स नॉट एग्रीकल्चर। यू कांट से कि वो पानी जो हमने निकाला था वो एग्रीकल्चर फार्म से ही निकाला था, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट आपने तो पानी बेचा ना, दैट्स नॉट एग्रीकल्चर ऑपरेशन। भाई एग्रीकल्चर के ऑपरेशन भी तो होने चाहिए ना। यस, ठीक है जी।
एक ना जमाना पहले केस आया था, आपका खेत पड़ा हुआ था, आपका खेत जो था उस खेत को आपने बहुत दिनों से जोता नहीं था, मतलब आपने उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं किया था, आप कहीं बाहर चले गए थे और आप 8-10 साल के बाद जब इंडिया में आए तो आपने देखा उस खेत के ऊपर ना स्पॉन्टेनियस ग्रोन ट्रीज हो गए, मतलब उस खेत के ऊपर कुछ अपने आप पेड़ पौधे इकट्ठे हो गए, पेड़ हो गए, राइट। आपने क्या किया, वो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप पेड़, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं किया, पेड़ अपने आप आपके खेत में रेडी हो गए। आपने क्या किया, उस खेत को साफ करने का सोचा और आपने वो पेड़ जो है कटवा के और आपने उनको बेच दिया। बताना, वो जो पेड़ हमने काट के बेचे हैं, क्या वो पेड़ काटने की इनकम एग्रीकल्चर होगी? आंसर इज नो, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वो अपने आप उगे हैं, हमने उनके ऊपर एग्रीकल्चर का ऑपरेशन नहीं किया, हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया ना, आप समझो उस चीज को, राइट। देयर इज नो ऑपरेशन एज सच, क्योंकि उसके लिए हमने क्या बोला, स्पॉन्टेनियस। क्या है वो? स्पॉन्टेनियस, ठीक है जी। लेकिन एक और एग्जांपल बताओ फिर बच्चों, मान के चलो कोई ना, कोई लेट्स से पॉपुलर के पेड़ लगाता है, पॉपुलर के पेड़ लगाए हैं, पॉपुलर का पेड़ जो होता है उस पेड़ को काटने से फिर वो माचिस की तिलियां तैयार होती हैं और भी बड़े सारे काम होते हैं, पॉपुलर का पेड़ काफी महंगा बिकता है। तो पॉपुलर के पेड़ लगाए किसी ने अपने खेत में, तो बताना पॉपुलर के पेड़ बेचने से उसकी जो इनकम होगी, क्या उसे एग्रीकल्चर माना जाएगा? आंसर इज यस, माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि उसमें उसने एफर्ट्स डाले हैं, उसने खेत की खुदाई की, फिर उसने उसके अंदर पेड़ डाला, पेड़ लगाया, फिर उसके अंदर उसने पानी डाला, एंड देयरफॉर अब वो जो पेड़ तैयार हो जाएंगे तो उनको कटवाएगा, कटवा के बेचेगा, बेचेगा तो इनकम का एग्रीकल्चर माना जाएगा। लेकिन अगर पेड़ अपने आप उगे हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, तो उस केस में आपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं किया एंड देयरफॉर वो इनकम एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना? ओके सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। फिशरीज, मछली पालन एग्रीकल्चर होता है क्या? नहीं। ब्रिक मेकिंग नहीं, एनिमल हस्बेंड्री नो, पोल्ट्री फार्मिंग नो, सेल ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस नो, ठीक है। इनकम फ्रॉम स्पॉन्टेनियस ग्रोन ट्रीज, अपने आप उगे हुए पेड़ को बेचने जो इनकम होगी उसको एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा, हमने बात कर ली इसके बारे में, ठीक है। इनकम फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बच्चों, होता क्या है, किसान ने मान के चलो एक पूरा का पूरा खेत तैयार किया, राइट। उस खेत के अंदर उसने मान के चलो, उस खेत के अंदर उसने मान के चलो उगा रखी है लेट्स से कैरेट्स, ठीक है। अब वो कैरेट का जो खेत है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसमें से कैरेट निकालेगा, उनको साफ करेगा, पानी से धोएगा, धोने के बाद फिर उनको मंडी में लेके जाएगा, फिर वहां पे जाके उनको बेचेगा। दैट्स वन ऑप्शन, ठीक है। वो अपने आप उनको साफ करके धो के पैक करके मंडी में जाके बेच के आएगा। दूसरा ऑप्शन, मंडी से कोई आड़ती उसके पास चल के आता है और वो उसको बोलता है भाई हम पूरे के पूरे खेत को, ये पूरा का पूरा जो आपने खेत उगा रखा है, इस पूरे खेत को हम खरीद लेते हैं, मतलब नॉट नॉट द लैंड ऑफ कोर्स, पूरा खेत खरीदने का मतलब उसकी जमीन को नहीं खरीद रहे वो, राइट। उस स्टैंडिंग क्रॉप को, जो क्रॉप रेडी कर रखी है ना उसने, उसको खरीद रहे हैं वो मंडी के जो आड़ती हैं, ठीक है जी। अब बताना जी, वो आड़ती ने जो पूरा का पूरा खेत खरीदा है, अगर मान के चलो उस खेत को खरीद के उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को साफ करवा के वो आड़ती मार्केट में जाके बेचेगा, तो क्या उस आड़ती की इनकम को एग्रीकल्चर माना जाएगा? आंसर इज नो। रीजन सिंपल, उस आड़ती ने एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं किया, एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया किसी और ने, करेक्ट है ना? तो इसमें जिसने एग्रीकल्चर ऑपरेशन पर, जिसने वो कैरेट लगाई थी और जिसने उन कैरेट की स्टैंडिंग क्रॉप को इकट्ठा खड़ी फसल को बेचा है किसी आड़ती को, तो जिसने कैरेट लगाई थी उसकी इनकम तो एग्रीकल्चर होगी। लेकिन जिस आड़ती ने वो स्टैंडिंग क्रॉप खरीदी है ना बच्चों, और उसने आगे चल के उसको बेचा है, उसकी इनकम को एग्रीकल्चर नहीं बोला जाएगा। यस, यही लिखा हुआ उसने, इनकम फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप को खरीद के बेचना एग्रीकल्चर नहीं माना जाता, ठीक है जी। ओके, सो एक बार फटाफट से देखते हैं कौन सी इनकम्स को एग्रीकल्चर नहीं माना जाता। इनडायरेक्ट इनकम्स एग्रीकल्चर नहीं होती। क्या क्या होती है इनडायरेक्ट इनकम? सर इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आएगा लेट्स से सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड को बेचा है तो वो इनडायरेक्ट इनकम है एंड देयरफॉर उसको हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट उसने बोला डिविडेंड पेड बाय एग्रीकल्चर कंपनी, वो भी एग्रीकल्चर नहीं है। रीजन सिंपल कि सर वो इनडायरेक्ट है, ठीक है जी। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री के एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्पशन नहीं मिल पाई, क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या थी, वो कहां पे होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। अच्छा, फिशरीज, ब्रिक मेकिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, सेल ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, ये होता है, ठीक है। और वो जो स्टोन क्वेरी होता है जहां से वो पत्थर निकलता है, वो भी एग्रीकल्चर नहीं होता डेफिनेटली, क्योंकि वो तो पत्थर निकाल के आपने बेचा, दैट्स नॉट एग्रीकल्चर एट ऑल। ओके, स्टैंडिंग क्रॉप को अगर आपने, सॉरी, स्पॉन्टेनियस ग्रोन ट्रीज को अगर आपने बेचा, दैट्स नॉट एग्रीकल्चर एट ऑल। और स्टैंडिंग क्रॉप को खरीद के बेचने वाला, जिसने खरीदी और फिर वो बेची, वो भी एग्रीकल्चर नहीं माना जाए। क्यों? क्योंकि उसने प्राइमरी ऑपरेशंस नहीं किए, उसने उस
क्रॉप को तैयार नहीं किया, क्रॉप को तैयार करने वाले की इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी, लेकिन खड़ी क्रॉप को खरीदने वाले की इनकम एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना? ओके, आ गया समझ में? यस सर, बिल्कुल आसान था, ये तो हमें पहले से ही पता था। हाँ, आपको सब कुछ पहले से ही पता है। ओके, अब है बच्चों टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्सेबिलिटी। एग्रीकल्चर इनकम की टैक्सेबिलिटी कैसे की जाए, बिल्कुल ध्यान से सुनना प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कैन से ऑफ दिस चैप्टर। सो इंपॉर्टेंट, सो लेट्स राइट हियर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ओके, इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है कि भाई अगर एग्रीकल्चर इनकम किसी कंपनी फर्म एलएलपी के पास है, एग्रीकल्चर इनकम किसके पास है? किसी कंपनी फर्म और एलएलपी के पास है, तो उनकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्ड होगी, फुल्ली एग्जाम्ड होगी। एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जाम्ड होगी, कुछ नहीं करना आपको, सीधी इनकम क्या हो जाएगी? एग्जाम्ड। तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे मान के चलो एक कंपनी है ना, एक कंपनी एग्जाम्पल के तौर पे, सॉरी यहाँ नहीं लिखते, लेट्स से मैं लिखता हूं इसको, मैं बोल रहा हूं मान के चलो एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है बच्चों, और इस एक्स लिमिटेड कंपनी के पास लेट्स से दो टाइप की इनकम है। इसके पास ये है एक्स लिमिटेड कंपनी, और इसके पास दो इनकम है, एक है इसके पास बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, ठीक है ना, और इसके पास है बच्चों मान के चलो एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है जी, अच्छा कुछ ना देना, ये मानना है कि इंडिया से ही है वो एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है जी, बिजनेस इनकम है इसके पास मान के चलो 6 लाख रुपए, और एग्रीकल्चर इनकम इसके पास मान के चलो 3 लाख रुपए, तो कुल मिला के इस कंपनी के पास 9 लाख रुपए की इनकम है ना? तो 6 लाख रुपए इनकम उसकी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, और एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगी? एग्जाम्ड हो जाएगी। तो सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं एज सच। लेकिन इंडिविजुअल वगैरह में ऐसा नहीं होगा, है ना? तो ये हम क्या बोलेंगे? ये तो टैक्सेबल हो जाएगी उसकी इनकम, क्योंकि ये तो उसकी बिजनेस की इनकम है, बट ये क्या हो जाएगी? एग्जाम्ड हो जाएगी, एग्जाम्ड एज पर सेक्शन 10(1). ठीक है ना? ओके, इसमें कुछ नहीं था बच्चे, तो हमने वैसे लिखा। अच्छा, तो अगर एग्रीकल्चर इनकम किसी कंपनी के पास, किसी फर्म और किसी एलएलपी के पास है, तो वो इनकम सीधी एग्जाम्ड हो जाती है। बट अगर ये इनकम किसी इंडिविजुअल के पास है, किसी एचयूएफ के पास है, एओपी, बीओआई और एजेपी वगैरह के पास है, ठीक है ना, तो मेनली आप ये चार याद रखना, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, अगर इनके पास इनकम है, इनके पास इनकम है, तो ध्यान से देखना, कुछ ऐसे बोला इसने, बोला कि इनके केस में पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा जी, पार्शियल इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज दिस पार्शियल इंटीग्रेशन, ये हम सीखेंगे। सो पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन कंपनी फर्म एलएलपी पे लगता है? नो सर, उसके केस में इनकम सीधी एग्जाम्ड हो जाती, कोई पार्शियल इंटीग्रेशन वाली बात नहीं है। बट इन लोगों में पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। कौन कौन है ये लोग? इंडिविजुअल है, एचईएफ है, एओपी है, बीओआई है। अब पार्शियल इंटीग्रेशन कब, पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है वो तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, पहले ये देखते हैं कि पार्शियल इंटीग्रेशन है क्या, कब लगता है। इसने बोला will apply if such agriculture income exceeds 5,000, एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा है, एंड लिखा बच्चों, एंड इसका मतलब दोनों कंडीशन देखनी है अपने को, ठीक है ना? ओके, एंड में उसने क्या बोला? इसने बोला नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड स्लैब्स। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इन लोगों में, ये लोग कौन है? चार लोग हैं, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी एंड बीओआई। इन चार लोगों में कोई पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा। क्या है हम सीखेंगे, क्या है हम सीखेंगे। इन चार लोगों में पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा, लेकिन केवल तब जब उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और उसकी अदर इनकम स्लैब लिमिट से ज्यादा है। स्लैब हमें पता है, इंडिया में जो स्लैब चल रहा है वो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख का चल रहा है, राइट? 2.5 लाख नॉर्मल केस में, 3 लाख 60 से 80 के बीच वाले, और 5 लाख 80 साल या उससे ज्यादा वाले लोगों के ऊपर 5 लाख का स्लैब लगता है। ठीक है जी, ओके। सो नाउ उसने बोला पार्शियल इंटीग्रेशन तब लगेगा जब एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा हो एंड अदर इनकम स्लैब से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो मिस्टर राम है, उसके पास एग्रीकल्चर इनकम है लेट्स से 1 लाख रुपए, और उनके पास सैलरी की इनकम है लेट्स से 12 लाख रुपए। नाउ उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा होगी, और उनकी सैलरी की इनकम स्लैब लिमिट से ज्यादा होगी, क्योंकि स्लैब लिमिट उसके केस में कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए की। नॉर्मल केस में हम 2.5 लाख ही मान के चलते हैं। तो अब इस केस में उसकी इनकम पे, उसकी एग्रीकल्चर इनकम पे पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाएगा। ये पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हम इसको सीखेंगे, है ना? अभी हम इसको सीखेंगे। तो अगले पेज पे उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं जी, ठीक है जी। अब इसमें मान के चलो, अब की बार हम बोलते हैं कि ये अगले एग्जाम्पल में मतलब
ये तो था पहला एग्जाम्पल। अब है दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये है जी मिस्टर राम, ठीक है ना। मिस्टर राम के पास दो इनकम मैं लिख देता हूं। इनके पास है बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम है, ठीक है। सैलरी की बजाय आपके पास हम बिजनेस मान लेते हैं। बिजनेस इनकम इनके पास 12 लाख रुपए की। एंड देन एग्रीकल्चर इनकम भी है, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है जी बच्चों। और एग्रीकल्चर इनकम इनके पास लेट से 3 लाख रुपए की। नाउ नाउ क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा, चेक करना पड़ेगा अपने को। क्या ये इंडिविजुअल, हाँ ये इंडिविजुअल। पार्शियल इंटीग्रेशन कितने लोगों में लगता है सर, 4 लोगों में लगता है। इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी और बीओआई मेनली मेनली, ठीक है ना। ओके, सो ये इंडिविजुअल भी है, ठीक है जी। इसकी इसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और इसकी अदर इनकम स्लैब लिमिट से ज्यादा है, तो क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस। इसके केस में लगेगा जी पार्शियल इंटीग्रेशन। हम सीखेंगे बच्चों ये पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है। पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। अब ये है क्या, ये अभी अपने को सीखना है, ये अभी अपने को सीखना है पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है जी। तो पिछले पेज पे जाके फिर से एक बार देखते हैं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम की अगर टैक्सेबिलिटी की बात की जाए, तो अगर हम कंपनी, फर्म, एलएलपी को देखें तो सीधी एग्जाम्ड हो जाएगी, कोई पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है ना। ओके, लेकिन अगर हम इन 4 लोगों को देखें, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीवाई, तो इसमें ना एक पार्शियल इंटीग्रेशन कंसेप्ट लगेगा, लेकिन वो केवल तब लगेगा जब एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा और अदर इनकम स्लैब से ज्यादा, दोनों ज्यादा है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा पूरे साल में और हमारी अदर इनकम स्लैब लिमिट से ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एवर स्लैब वी आर फॉलोइंग इन, ठीक है ना। हमारे ऊपर जो भी स्लैब लग रहा होगा उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज दिस पार्शियल इंटीग्रेशन, एक बार ये भी समझ लेते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो, ये मैंने स्टेप्स हालांकि लिखे हैं कि पार्शियल इंटीग्रेशन में टैक्स कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं आपको ना वैसे समझा देता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि पार्शियल इंटीग्रेशन अगर लग गया तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, वो राम वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो राम के पास हमने इनकम कितनी मानी थी, राम के पास इनकम हमने मानी थी, बिजनेस की इनकम थी, एंड देन वी हैव हैड दैट एग्रीकल्चर इनकम। ओके, सो लेट्स से ये है इनके पास मिस्टर राम, ठीक है ना। ओके, राम के बारे में इसने बताया कि भाई इनके पास है बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम एंड देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। बिजनेस इनकम हमने कितनी मानी थी, हमने बिजनेस इनकम मानी थी 12 लाख रुपए, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी मानी थी, एग्रीकल्चर इनकम मानी थी 3 लाख रुपए, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो अपने को यही चेक करना है क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। आंसर इज यस, साफ दिख रहा है सर। एग्रीकल्चर इनकम उसकी 5,000 रुपए से ज्यादा है और अदर इनकम उनकी स्लैब लिमिट से ज्यादा है। राम कुछ नहीं दे रखा है इसके बारे में, तो उसका मतलब 2.5 लाख का स्लैब लगता होगा। जब तक वो एज के बारे में कुछ ना बताए, जब तक वो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ ना बताए, हम ये मान के चलेंगे एज उसकी 60 से नीचे होगी, यानी कि वो नॉर्मल केस होगा। और स्टेटस की अगर बात करें तो हम मान के चलेंगे उसको रेजिडेंट, ठीक है ना। ओके, नाउ पार्शियल इंटीग्रेशन अगर लग गया तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। पार्शियल इंटीग्रेशन ये बोलता है कि आप एग्रीकल्चर इनकम को सीधा एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि उसके ऊपर टैक्स, टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे नॉर्मली हमारे हमारे दिमाग में ये है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, बट जब पार्शियल इंटीग्रेशन लग जाता है ना बच्चों, तो टैक्स जब हम निकालते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम को एक बार कंसीडर करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स निकालने के पर्पज से एक बार कंसीडर की जाएगी। कैसे, तो देखो उसने ये बोला, उसने पार्शियल इंटीग्रेशन में ये बोला कि भाई स्टेप्स उठाओ, स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 ये बोलता है, स्टेप नंबर 1 में उसने ये बोला कि आप ना इन दोनों इनकम के टोटल पे टैक्स लगाओ, दोनों इनकम के टोटल पे टैक्स लगाओ, टैक्स ऑन टोटल इनकम और बोथ इनकम, सॉरी इसने बोला टैक्स ऑन बोथ इनकम्स, दोनों इनकम्स पे टैक्स लगाओ टोटल पे, है ना, बोथ इनकम्स, ठीक है जी। तो हमारे पास कितनी इनकम है इस केस में, इस केस में हमारे पास है 15 लाख रुपए की इनकम। 15 लाख पे टैक्स निकालेंगे। शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, मैंने शॉर्टकट बताया था क्या होगा। 15 लाख पे टैक्स कैसे निकलेगा, 10 लाख से ऊपर कितना है, 10 लाख से ऊपर 5 लाख है, 5 लाख का 30% कर देंगे हम, 30% कर देंगे। 5 लाख का 30% कितना बनेगा, 1.5 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए तक हमेशा टैक्स बनता है 1,12,500 एंड देयरफॉर 15 लाख रुपए पे टैक्स आएगा
दैट इज टैक्स ऑन 15 लाख रुपए पे टैक्स आएगा हमारे पास कितना, 5 लाख का 10 से ऊपर कितना है, 5 लाख, 5 लाख का 30% करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 लाख का 30%, 1,50,000 रुपए। ठीक है जी, ओके। और 10 लाख तक टैक्स बनेगा 1,12,500, तो एक 12 और उधर से एक 50, 2,62,500, यस, 262,500, ठीक है ना, 2,62,500। पहले हम दोनों के टोटल पे टैक्स निकालेंगे, दोनों के टोटल पे टैक्स निकालेंगे, ठीक है जी। अगला स्टेप, अगले स्टेप में उसने बोला, स्टेप नंबर 2 में उसने बोला कि भाई अब की बार आप टैक्स निकालो, टैक्स निकालो ऑन 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 एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है ना, प्लस प्लस मिनिमम स्लैब। जो मिनिमम स्लैब इसके केस में लगेगा ना, मिनिमम स्लैब इनके केस में जो भी लगेगा उसका टोटल कर लो, उस पर टैक्स निकाल लो। तो अपने एग्जांपल में इनके पास एग्रीकल्चर इनकम कितने की, 3 लाख रुपए की, और मिनिमम स्लैब नॉर्मल केस में कितना लगता है, 2.5 लाख रुपए का। इसका मतलब हम बोलेंगे टैक्स ऑन 3 लाख प्लस 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख का स्लैब जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है जी, ओके। तो कितना हो जाएगा अपने केस में, 5.5 लाख हो गया, 5,50,000 हो गया ना, 5,50,000 के ऊपर टैक्स निकालेंगे, 5,50 पे टैक्स निकालेंगे। 5 लाख तक टैक्स कितना बनता है सर, 5 लाख तक टैक्स बनता है 12,500। और 5 लाख से ऊपर कितनी इनकम है, 5 लाख से ऊपर इनकम 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का हम निकालेंगे 20%, कितना हो जाएगा 10,000, और उधर से 12,500, इसका मतलब 22,500 का टैक्स बनता है जिस पे। कैसे निकाला मैंने, मैंने क्या किया, हमारी इनकम कितनी 5,50,000, टैक्स निकालना आपको आता है, प्लीज प्लीज आपको आता है टैक्स निकालना, ठीक है जी, ओके। सो इनकम हमारी कितनी है 5,50,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, उस 50,000 के ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा, है ना, और 2.5 लाख रुपए तक जो टैक्स बनता है, सॉरी 5 लाख तक जो टैक्स बनता है वो बनता है कितना, 12,500 टैक्स निकालना आपको आता है ये। तो 12,500 उधर से हमारे पास हो गया 50,000 का 20% 10,000 रुपए, तो 10 प्लस 12,500 22,500 का टैक्स बनता है। नाउ स्टेप 3 में उसने क्या बोला बच्चों, स्टेप 3 में वो ये बोलता है कि आप ना स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर दो। स्टेप 1 में जो टैक्स आया था वो माइनस स्टेप 2 में जो टैक्स आया वो कर दो। तो हमारे इस एग्जांपल में स्टेप 1 में टैक्स कितना था 262,500, एंड देयरफॉर हम क्या बोलेंगे 262,500 माइनस 22,500, ये कर देंगे हम जी। ये करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 2,40,000, 2,40,000। बस अब क्या करेंगे, इस 2,40,000 में हम जोड़ देंगे क्या, इसमें हम जोड़ देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच इज 4%, है ना, इसका हम 4% कर देंगे जी। 2,40,000 का 4% अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, लेट मी डू दैट, 2,40,000, इसका मैंने किया बच्चों 4%, सो 9,600, ठीक है जी, ओके। 9,600 ऐड कर दिया, बस ये टैक्स निकल गया उनका, ये टैक्स निकल गया। सीधा टैक्स नहीं निकला, आपने ध्यान से देखा होगा, सीधा टैक्स नहीं निकला, हमने कुछ स्टेप्स अडॉप्ट किए इस केस में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर यही केस किसी कंपनी का होता, किसी कंपनी का होता, तो सीधा आपने देखा होगा हमने क्या लिखा था, आपने देखा होगा हमने क्या लिखा था, देखो अगर ये केस किसी कंपनी का था तो हमने सीधा लिख दिया था यहाँ पे कि भाई 6 लाख रुपए तो टैक्सेबल होगा और 3 लाख रुपए एग्जाम्ड हो जाएगा, सीधा एग्जाम्ड हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम सीधी एग्जाम्ड हो जाएगी, ठीक है ना। सीधी एग्जाम्ड कब होती है, कंपनी फर्म एलएलपी में सीधी एग्जाम्ड हो जाती है, ये रहा, है ना, कंपनी फर्म एलएलपी में सीधी एग्जाम्ड हो जाती है। बट इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीवाई की केस में हमें उसका पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन कब करना पड़ेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन तब करना पड़ेगा जब एग्रीकल्चर इनकम तो हमारी 50,000 रुपए से, सॉरी 5,000 रुपए से ज्यादा है, एंड हमारी अदर इनकम स्लैब लिमिट से ज्यादा है। तो एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना मेरे को, अगर मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, सॉरी, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया। लेट्स से अब की बार हम बोलते हैं कि भाई मिस्टर राम जो है, मिस्टर राम, ये मिस्टर राम जो है, इनके पास इनकम कुछ ऐसे है, इनके पास इनकम है एग्रीकल्चर इनकम, या फिर ऐसे लिख देते हैं बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम है इनके पास लेट से 2 लाख रुपए की, ठीक है ना। और इनके पास है लेट से एग्रीकल्चर इनकम
एग्रीकल्चर इनकम है बच्चों, लेट्स से 8 लाख रुपए की, तो इनके पास कुल मिला के 10 लाख रुपए की इनकम है, 10 लाख रुपए की इनकम है। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? क्या ये इंडिविजुअल है? हाँ सर ये इंडिविजुअल है। क्या इसमें पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? देखना पड़ेगा सर। क्या उसकी उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है? हाँ सर वो 5,000 से ज्यादा है। लेकिन क्या उसकी अदर इनकम स्लैब से ज्यादा है क्या? नहीं। इस केस में स्लैब कितने का लगेगा बच्चों? 2.5 लाख रुपए का स्लैब लगेगा, लेकिन उसकी अदर इनकम तो केवल कितनी है? 2 लाख रुपए, एंड देयरफॉर पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। नो पार्शियल इंटीग्रेशन। और अगर पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा बच्चों, तो इस केस में लिखेंगे हम, इन दिस केस there will be there will be no partial integration. There will be no partial integration. पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। एंड देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस इनकम तो स्लैब से नीचे होगी, उस पर तो टैक्स बनेगा ही नहीं। एंड देयरफॉर वी कैन से टैक्स ऑन बिजनेस इनकम निल। बिल्कुल सही। क्यों भाई टैक्स ऑन बिजनेस इनकम निल? क्यों? क्योंकि सर उसकी बिजनेस इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, 2.5 लाख रुपए से कम है। टैक्स ऑन बिजनेस इनकम 0 एंड टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम 0। बिल्कुल सही। क्यों 0? क्यों हमने इसको ओवरलैप क्यों नहीं किया आपकी बार? सर इसलिए नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसकी अदर इनकम स्लैब से कम है। इस पे भी क्या आ जाएगा? 0, एंड देयरफॉर उनका टोटल टैक्स कितना आएगा? 0। फिर ऊपर वाले एग्जांपल में ऐसा क्या हो गया था? इससे पिछले पेज पे एग्जांपल में ऐसा क्या हो गया था कि हमने इंटीग्रेशन करना पड़ गया था? सर इस केस में क्या हो रहा था ना, कि इस केस में उसकी अदर इनकम जो थी, यानी कि बिजनेस इनकम जो थी, वो बिजनेस इनकम उनकी स्लैब से ज्यादा थी। देखो ना 12 लाख रुपए की इनकम थी, विच इज मोर देन 2,50,000 ऑफ द स्लैब, राइट? एंड देयरफॉर इस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन हमने किया था। पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टेप्स लगाएंगे। कौन से स्टेप्स होते हैं? क्या बोलेंगे हम? सर पहले टैक्स निकालेंगे दोनों इनकम का एग्रीगेट करके दोनों इनकम पे टैक्स निकालेंगे, दोनों इनकम का टैक्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर इनकम को मिनिमम स्लैब में ऐड कर देंगे। मिनिमम एप्लीकेबल स्लैब, उस केस में जो एप्लीकेबल स्लैब है वो, अगर सुनो इसी एग्जांपल में अगर ये मिस्टर राम 60 और 80 के बीच वाले होते ना, 60 और 80 के बीच वाले होते, तो मैं यहां पे ना 2.5 लाख ऐड नहीं करता, फिर मैं यहां पे 3 लाख ऐड करता। अगर ये मिस्टर राम 80 साल या उससे ज्यादा होते, तो फिर मैं यहाँ पे 5 लाख ऐड करता। तो मैंने 2.5 लाख ऐड इसलिए किया क्योंकि मैं इसे नॉर्मल केस मान के चल रहा हूं। लेकिन अगर ये 60 और 80 के बीच वाला होता तो फिर मेरे को 3 ऐड करना पड़ेगा। अगर ये 80 या उससे ज्यादा का होता तो फिर मेरे को 5 ऐड करना पड़ेगा। सो आई एम सेइंग मिनिमम एप्लीकेबल स्लैब जो होगा वो अपने को ऐड करना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम में। उन दोनों का करेंगे हम टोटल, उस टोटल के ऊपर निकाला जाएगा बच्चों टैक्स। टैक्स में यहां पे निकालना नहीं सिखा रहा, क्योंकि टैक्स निकालना मैंने आपको टैक्स वाले चैप्टर में, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, जहां पे हमने टैक्स रेट्स के बारे में बात की थी, वहां पे मैंने आपको टैक्स रेट निकालना सिखाया है। अगर आपसे कहीं अभी आपको गैप लग रहा है कि टैक्स निकालना नहीं आ रहा, सो आपको फिर वो वाली क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले स्टेप का टैक्स माइनस दूसरे स्टेप का टैक्स, यानी कि फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप। वो करने के बाद हमारे पास जो अब आएगा उसमें हम लास्ट में ऐड कर देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एंड देयरफॉर वी हैव फाइनल टैक्स पेबल। ओके। इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सर इस केस में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बिजनेस इनकम जो थी ना उसकी, यानी कि जो अदर इनकम थी, वो स्लैब लिमिट से कम थी, और अगर वो स्लैब से कम थी तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा तो एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जाम्ड हो जाएगी, और ये इनकम तो पहले ही एग्जाम्ड है। क्यों? क्योंकि 2.5 से नीचे। एंड देयरफॉर बिजनेस इनकम पे टैक्स 0 क्योंकि 2.5 से नीचे, और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स 0 क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन तो लगा ही नहीं। एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगी? फुल्ली एग्जाम्ड हो जाएगी। आया समझ में? यस सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ग्रेट। सो हियर आर दो स्टेप्स। वो स्टेप्स जो हम लिख रहे थे वहां पे, ये वही स्टेप्स हैं, यहाँ पे रिपीट है ना? एक बार फटाफट से देख लेते। पहले स्टेप में क्या बोला उसने? पहले स्टेप में उसने बोला टैक्स ऑन एंटायर इनकम, पूरी इनकम पे टैक्स निकाल दो जी। पहले दोनों इनकम का टोटल करो, उसके ऊपर टैक्स निकाल दो। टैक्स ऑन एंटायर इनकम, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या बोलता है? वो बोलता है टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम, है ना, इंक्लूडिंग देयर इन द मिनिमम एप्लीकेबल स्लैब। वो बोलता है एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडिंग व्हाट? मिनिमम एप्लीकेबल स्लैब लिमिट। तो उसके अंदर स्लैब हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इसने ना एक बात बोली बच्चों, नेट एग्रीकल्चर इनकम। नेट
नेट का क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चर इनकम जो आपके पास बची, यानी कि ऐसा होगा ना, आपके पास हो सकता है एग्रीकल्चर की कुछ इनकम हो, फिर आपके पास हो सकता है एग्रीकल्चर के कुछ खर्चे हो, तो उस इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद अब जो बचेगा नेट, वो देखना है आपको, आपको वो चेक करना है, ठीक है ना? ओके, सो वो लेना है, नेट एग्रीकल्चर इनकम लेनी, ग्रॉस नहीं लेनी बच्चों, प्लीज। क्या लेनी है? नेट, ठीक है जी। सो नेट एग्रीकल्चर इनकम, उसके अंदर आप ऐड कर देंगे क्या? स्लैब ऐड कर देंगे, मिनिमम एप्लीकेबल स्लैब, राइट? और वो स्लैब ऐड करने के बाद उसके ऊपर हम टैक्स निकाल देंगे। तो पहले स्टेप में टैक्स आ जाएगा, स्टेप 1 का टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 में भी टैक्स आ गया, सेकंड स्टेप में भी टैक्स है। फिर हम क्या करेंगे? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर देंगे, और उसके बाद हम उसमें रिबेट और ये हेल्थ एंड एजुकेशन वगैरह चेक कर देंगे। फिर हम यहाँ पे जाके रिबेट चेक कर लेंगे। देयरफॉर स्टेप 3 में जो आपके पास टैक्स आएगा ना, जो बचा हुआ जो टैक्स आएगा आपके पास, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, उसमें हम चेक करेंगे रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी। रिबेट हम सबको पता कब मिलती है सर? रिबेट जब मिलती है जब 3 कंडीशन पूरी हो। पहली बात, इनकम कमाने वाला कोई इंडिविजुअल हो, दूसरी बात वो इंडिया का रेजिडेंट हो, और तीसरी बात उसकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, तो उसे रिबेट मिलती है। और रिबेट कितने की मिलती है बच्चों, अगर किसी को याद हो? सर रिबेट मिलती है टैक्स अमाउंट और 12,500, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। सो हम क्या करेंगे? रिबेट चेक करेंगे, अगर रिबेट मिलेगी तो माइनस कर देंगे, और लास्ट में रिबेट माइनस करने के बाद जो फाइनल बचेगा उसमें हम 4% ऐड कर देंगे। उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? 4% ऐड कर देंगे। तो देयर आर 4 स्टेप्स बच्चों, 4 स्टेप्स। कौन से स्टेप्स हैं जी? पहले नंबर पर हम किस पे टैक्स निकालेंगे? पहले नंबर पर टैक्स निकालेंगे दोनों इनकम्स का टोटल करके, यानी कि एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर का टोटल करके उस पे टैक्स निकाल दिया, ठीक है जी। दूसरा केस, दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हम एग्रीकल्चर इनकम के अंदर स्लैब ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? स्लैब ऐड कर देंगे। अच्छा एक सेकंड, एग्रीकल्चर इनकम कौन सी लेनी है, ग्रॉस या नेट? सर नेट, ठीक है जी। पहले स्टेप का टैक्स माइनस दूसरे स्टेप का टैक्स कर देंगे, फिर हम तीसरा स्टेप यही बोलते हैं ना अपने को, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है। अब जो अपने पास आया स्टेप 3 में आंसर, यानी कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करने के बाद अब आपके पास जो इनकम बची, उसमें हम चेक करेंगे कि हमें रिबेट 87A की मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो माइनस कर दो, अगर मिलेगी तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने के बाद कुछ बचा है ना, तो फिर उसमें हम 4% ऐड कर देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है सर, बिल्कुल आसान था ये। ऑलराइट, इसके ऊपर आपको बुक में एक एग्जांपल मिलेगा, वो आपको करना है। नेक्स्ट वी हैव partly agriculture income and partly business income. Most important topic again, most important, this is again most important. Why I'm saying most important? क्योंकि ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है ना? सो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। नाउ पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली बिजनेस इनकम। क्या हो रहा है बच्चों कि कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिसमें ना बिजनेस भी दिखता है देखने से, और वो एग्रीकल्चर भी दिखता है। अब जैसे टी का जो बिजनेस होता है, सबको पता है टी का जो बिजनेस होता है, टाटा टी वाले जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या करते हैं? टाटा टी वालों के अपने खुद के बागान हैं, राइट? उनमें वो क्या करते हैं? टी ग्रो करते हैं और उस टी को फिर मार्केट में बेचते हैं। आपको पता है टी कितनी महंगी बिकती है। अब देखा जाए तो टाटा टी वाले बिजनेस भी कर रहे हैं, है ना, बट एग्रीकल्चर भी है ना। गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई, उसको पूरी तरह से एग्रीकल्चर इनकम मान के एग्जाम्शन नहीं दे सकते, हम एग्जाम्शन नहीं दे सकते, ठीक है जी। और उसको पूरी तरह से हम बिजनेस इनकम मान के पूरी पे भी टैक्स नहीं लगा सकते, मतलब पूरी एग्जाम्ड भी नहीं कर सकते और पूरी पे टैक्स भी नहीं लगा सकते। तो गवर्नमेंट ने बीच का रास्ता निकाला। गवर्नमेंट ने बोला कुछ इनकम को एग्रीकल्चर मान लेते हैं और कुछ इनकम को बिजनेस मान लेते हैं। जो एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे वो टैक्स फ्री हो जाएगी, वो एग्जाम्ड हो जाएगी, और जो इनकम को हमने बिजनेस मान लिया वो हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। करेक्ट है ना? तो हम क्या करेंगे? पार्टली एग्रीकल्चर एग्जाम्ड हो जाएगी और पार्टली बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ना वो केसेस बताए हैं कि कौन से केसेस में कितने कितने पार्ट को एग्रीकल्चर माना जाएगा और कितने पार्ट को बिजनेस माना जाएगा। गवर्नमेंट ने ये बताया है, ये अपने को, है ना, ये गवर्नमेंट ने अपने को बताया है कि वो क्या है। देखो जी गवर्नमेंट ने क्या बताया। गवर्नमेंट ने बोला, शुगर फैक्ट्री वाला केस पे आ रहा हूं मैं। सबसे पहले देखो टी के बारे में इसने क्या बोला। इसने बोला टी का बिजनेस, टी, टी के साथ हमेशा हम क्या बोलते हैं बच्चों? सर टी के साथ हमेशा हम बोलते हैं कॉफी। लेकिन अब सुनो, टी और कॉफी के बीच में आ गया रबड़। अब हम बोलेंगे सीक्वेंस हमारा अब होगा टी, रबड़, कॉफी, ठीक है ना सर? क्यों? हाँ रीजन है उसका, क्योंकि आपको मैं ना याद करवाऊंगा, वो याद करने का तरीका जो है उसमें बीच में रबड़ लानी जरूरी। तो टी और कॉफी के बीच में क्या आ गया बच्चों? रबड़ आ गया सर, ठीक है। सो हम बोलेंगे अब आगे से, हम उसको बोलेंगे टी, रबड़ एंड कॉफी, ठीक है बच्चों? टी, रबड़ एंड कॉफी। टी में गवर्नमेंट ने बोला 60% इनकम जो है वो एग्रीकल्चर मानी जाएगी।
अगर 60% को एग्रीकल्चर मान लिया तो 40% बिजनेस हो जाएगी। 40% क्या हो जाएगी बच्चों? बिजनेस। इसका मतलब यहां पे है 60 एग्रीकल्चर और 40 बिजनेस। ठीक है जी। अगले केस में देखो, रबर में 65 एग्रीकल्चर, और अगर 65 को एग्रीकल्चर मान लिया तो 35 जो बच गई वो बिजनेस। वो कौन सी इनकम? बिजनेस। ठीक है जी। आगे कॉफी में दो केस बनाए इसने, कॉफी में दो केस बनाए। वो बोलता है कि अगर कॉफी की ग्रोइंग और क्योरिंग होती है, बस कॉफी में चार काम होते हैं, चार प्रोसेस होती हैं, अगर कोई केवल दो प्रोसेस कर रहा है, ग्रो करने का काम करता है, क्योर करने का काम करता है, तो उसकी 75% जो इनकम है ना, कौन सी इनकम? 75% इनकम को बिजनेस माना जाए, सॉरी एग्रीकल्चर माना जाएगा, और बाकी 25 को हम मान लेंगे बिजनेस। लेकिन अगर कोई चार काम करता है, चार, ग्रो करता है, क्योर करता है, रोस्ट करता है और ग्राइंड करता है कॉफी के ऊपर, ये चार प्रोसेस अगर कोई करता है, तो फिर उसने बोला 60% इनकम को एग्रीकल्चर मानेंगे और 40% को हम मानेंगे बिजनेस। क्या मानेंगे उसको हम? बिजनेस। मैं फिर से बताता हूं, कुछ ऐसे केसेस बच्चों जहां पे गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई उसको पूरी तरह से एग्रीकल्चर मान के एग्जैम्ड भी नहीं कर सकते, और उसको पूरी तरह से बिजनेस मान के टैक्स भी नहीं कर सकते, ना तो पूरी अमाउंट पे टैक्स लगा सकते हैं और ना ही पूरी अमाउंट को एग्जैम्ड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ इनकम को एग्रीकल्चर मान के एग्जैम्ड कर देंगे और कुछ इनकम को बिजनेस मान के टैक्स कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने बता दिया टी, रबर, कॉफी, कितना बोला उसने? टी में उसने बोला 60% एग्रीकल्चर, रबड़ में उसने बोला 65% एग्रीकल्चर, कॉफी में उसने बोला दो काम है तो 75% एग्रीकल्चर, अगर चार काम है तो 60% एग्रीकल्चर, है ना? कैसे बोला उसने? उसने बोला 60, 65, 75 और 60। 60, 65, 75 ऐसे बढ़ती जा रही, 60, 65, 75 ऐसे बढ़ती जा रही। सर हमें पेपर में ये कैसे पता चलेगा 60% एग्रीकल्चर है, 40% बिजनेस है? हम तो उल्टा भी तो सोच सकते हैं ना सर। एग्जाम में याद नहीं आता ना ये चीजें। याद करने का एक तरीका बता देता हूं, कभी नहीं भूलोगे आप बच्चों। हमारा ये जो देश है ना, एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, यानी कि इस देश में एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, राइट? तो अगर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है तो देखो ज्यादा वाला पोर्शन एग्रीकल्चर मान लो मैं यहाँ पे, देखो 60 ज्यादा 40 ज्यादा, सर 60 ज्यादा, 60 को एग्रीकल्चर माना। 65 ज्यादा 35 ज्यादा, सर 65 ज्यादा 65 को एग्रीकल्चर माना। 75 ज्यादा 75 को एग्रीकल्चर माना। 60 ज्यादा 60 को एग्रीकल्चर माना हमने। ठीक है ना? ओके। सो ज्यादा पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर है बच्चों, और जो कम पोर्शन है वो बिजनेस है। तो बताओ जी, टी के केस में 60 एग्रीकल्चर है या बिजनेस है? सर 60 एग्रीकल्चर। अब ज्यादा वाले हमें पता चल गए, ज्यादा वाले सारे क्या है? एग्रीकल्चर। तो सीक्वेंस क्या रहेगा? टी में 60 एग्रीकल्चर, रबड़ में 65 एग्रीकल्चर, कॉफी में दो काम है तो 75 एग्रीकल्चर। इसका मतलब हम बोलेंगे 60, 65, 75। बोलो मेरे साथ, 60, 65, 75। 60 किस में? टी में। बीच में क्या आ गया? रबड़। रबड़ में कितना है? 65। कॉफी में कितना है? 75। ठीक है जी। कॉफी में अगर दो काम होते तो, लेकिन अगर कॉफी में चार काम होते हैं तो फिर 60। 60, 65, 75, 60। 60, 65, 75, 60 ऐसे आपको याद करना है बच्चों। ठीक है। टी में कितना है? 60, 40। 60 एग्रीकल्चर, 40 बिजनेस। ठीक है जी। रबड़ में क्या है? 65 है सर। 65, 35। 65 क्या? एग्रीकल्चर। 35 क्या? बिजनेस। ठीक है जी। कॉफी में दो काम अगर होते हैं, दो काम में 75% क्या? एग्रीकल्चर। 25% क्या? बिजनेस। ठीक है जी। उसके बाद अगर चार काम होते, चार काम में 60% अगर है तो एग्रीकल्चर, 40% अगर है तो बिजनेस। ठीक है सर, क्लियर। अब आगे है प्रॉफिट इन शुगर फैक्ट्रीज। जो गन्ना होता है ना बच्चों, गन्ना देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी छाप रखी है आप लोगों के लिए। अरे वाह सर। यस। सो बच्चों क्या होता है, जो शुगर फैक्ट्रीज होती है, शुगर फैक्ट्रीज गन्ने की जो फैक्ट्री होती है, अब क्या होता है, शुगर वाली फैक्ट्रीज क्या करते हैं, कुछ गन्ना बाहर से भी खरीदते हैं, लोगों से भी खरीदते हैं, और कुछ उन शुगर फैक्ट्रीज के अपने खुद के भी खेत होते हैं। मतलब कुछ तो गन्ना उन्होंने बाहर से खरीदा और कुछ उनके खुद के खेत में पैदा हुआ हुआ गन्ना। ठीक है जी, ओके। बाहर का गन्ना, अपने खेत का गन्ना, दोनों गन्ने को मिला के वो क्रश वगैरह करके उससे शुगर बना देते हैं, शुगर बना देते हैं, राइट जी, ये जैगरी बना देते हैं, कुछ भी। ठीक है, शुगर फैक्ट्रीज। नाउ लिसन केयरफुली, जो उसने अपने खेत में गन्ना पैदा किया वो तो पूरी उसकी एग्रीकल्चर इनकम हुई। जो गन्ना उसने बाहर से खरीद के उसको क्रश करके प्रोसेस करके उसने उसने शुगर बना के बेची, वो बिजनेस है। ध्यान से देखना, शुगर फैक्ट्री के केस में दो केस हो गए। अपना खुद का गन्ना तो एग्रीकल्चर है,
लेकिन बाहर का जो गन्ना खरीदा वो बिजनेस है। अब गवर्नमेंट कंफ्यूज होगी फिर से यहाँ पे कि अब क्या करें, क्योंकि उसमें एक कंपोनेंट तो क्या है, बिजनेस है, और एक कंपोनेंट एग्रीकल्चर है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला हमें पता है यहाँ पे एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई जो आपकी टैक्सेबल इनकम, जो आपकी बिजनेस की इनकम आएगी ना, बिजनेस की इनकम, वो बिजनेस की इनकम कैसे निकालेंगे, इसने बोला सेल प्राइस ऑफ टोटल शुगर, आपने जो टोटल चीनी बना के बेची ना, टोटल अपने गन्ने बाहर के गन्ने दोनों गन्ने को मिला के आपने जो टोटल शुगर बनाई, उस शुगर का टोटल जितनी आपने शुगर बना के बेची, ठीक है जी, टोटल शुगर का प्राइस माइनस एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस इटसेल्फ। वो कह रहा है कि आपने जो अपना खुद का गन्ना पैदा किया था ना, उसको उसमें से माइनस कर दो, उसका मार्केट प्राइस माइनस कर दो। कॉस्ट नहीं, मार्केट प्राइस। कॉस्ट नहीं बच्चों, मार्केट प्राइस। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई मान के चलो एक ना कोई शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, एक सेकेंड, यस हाँ, सो एक ना मान के चलो बच्चों शुगर फैक्ट्री है। यस, तो ये मान के चलो कोई एक शुगर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री। अब इसके पास क्या हो रहा है कि इसके पास मान के चलो बच्चों, इसके पास मान के चलो दो टाइप का शुगर है, शुगर केन है, ऑन शुगर केन, ठीक है, और परचेज्ड शुगर केन, ठीक है जी, ओके। ये तो अपना खुद का है, ये तो उसका खुद का गन्ना है जी, ठीक है, और ये उसने परचेज किया मार्केट से। मान के चलो कुछ ऐसे मान लेते हैं कि ये जो खुद का जो गन्ना है, खुद का गन्ना जो है ये है, लेट्स से ये है मान के चलो 400 क्विंटल, 400 क्विंटल, ठीक है जी। और जो परचेज किया है, परचेज किया गया गन्ना है मान के चलो 1000 क्विंटल, ठीक है जी, क्विंटल। और ये क्या किया उसने, उसने टोटल जो गन्ना था, टोटल जो गन्ना था अपना और जो बाहर से खरीदा था, इससे उसने बना दी शुगर, शुगर बना दी। और ये जो उसने शुगर बनाई, ये शुगर का जो प्राइस है, ये शुगर जो है ये इसने बनाई है, लेट्स से इसकी जो इसका जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस, इस शुगर का जो सेल प्राइस है बच्चों, वो है मान के चलो लेट्स से 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का शुगर, शुगर जो बनाई उसने, उसका सेल प्राइस 50 लाख रुपए का। तो ये बोल रहा है कि देखो ना, इसमें क्या हो रहा है, ये जो अपना खुद का गन्ना है, इस 50 लाख रुपए के अंदर जो 50 लाख रुपए की इनकम हुई है, इसमें खुद के गन्ने का भी कंट्रीब्यूशन है और इसमें बाहर से खरीदे हुए गन्ने का भी कंट्रीब्यूशन है। तो इस 50 लाख के अंदर कुछ तो बिजनेस की इनकम है और कुछ एग्रीकल्चर इनकम है। तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि कोई बात नहीं, जो एग्रीकल्चर इनकम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, मतलब पूरे 50 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। इसमें से आपके खुद के गन्ने का हम खुद के गन्ने को माइनस कर देंगे। अब जो बचेगा वो टैक्सेबल, जो बचेगा वो टैक्सेबल। ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला, उसने बोला पूरे 50 लाख पे टैक्स लगाना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 50 लाख के अंदर हमारा खुद का, हमारे खुद के खेत का गन्ना भी तो है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम समझ गए, तो एक काम करते हैं, आपके खुद के गन्ने का जो प्राइस है ना, खुद के गन्ने का जो प्राइस है, उसको हम इसमें से माइनस करते हैं। अच्छा, इसमें खुद के गन्ने में कुछ ऐसे बोल रखा उसने, कुछ ऐसे बोल रखा, मान के चलो वो ये कह रहा है कि भाई जो खुद का गन्ना है, इसकी कॉस्ट जो है ना, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट आई है, मतलब खुद का गन्ना पैदा करने की जो कॉस्ट है, वो है लेट्स से बच्चों 8 लाख रुपए की। हम्म और इसका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, मार्केट से अगर हम इतना ही गन्ना मार्केट से खरीद के लेके आते, तो मार्केट प्राइस बनता है इसका मान के चलो 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए उसने ये बता रखा है, ये बता रखा है। तो इस टोटल जो शुगर हमने बनाई, दोनों गन्ने को मिला के जो हमने शुगर बनाई, उस शुगर में से हम माइनस करेंगे अपने खुद के गन्ने का प्राइस माइनस करेंगे, लेकिन क्या 8 लाख कॉस्ट माइनस करेंगे या उसका मार्केट प्राइस माइनस करेंगे? मार्केट प्राइस माइनस करेंगे। एंड देयरफॉर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे लाके, इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे लाके, एंड देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ ओन शुगर केन।
ठीक है ना। हमारे खुद के शुगर केन का मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे और वो कितना बनता है मार्केट प्राइस, 15 लाख रुपए। वो 15 लाख रुपए इसमें से हो जाएगा जी माइनस, माइनस कर देंगे 15 लाख रुपए। एंड देयरफॉर अब जो बचेगा ना वो हमारा हो जाएगा बिजनेस इनकम और उसके ऊपर लग जाएगा टैक्स। तो ये बिजनेस इनकम हमारे पास कितनी बच गई, 35 लाख रुपए की बच गई। इसको हम टैक्स कर देंगे, गवर्नमेंट ने ऐसे निकाला। तो शुगर फैक्ट्री के केस में परसेंटेज नहीं बताया, उसने बोला आप अपने खुद के गन्ने का मार्केट प्राइस माइनस कर देना सीधा। ठीक है, ये मतलब एक्चुअल बेसिस पे चल रहा है, ये उस एड होक बेसिस या नोशनल बेसिस पे नहीं चल रहा जैसे हम उसमें कर रहे थे टी रबर कॉफी में। ठीक है ना। ओके, इसको हम बोलेंगे बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम। ठीक है ना, विच इज टैक्सेबल। कुछ आया समझ में? यस सर, आया समझ में। ओके, तो बच्चों अब ध्यान से सुनना प्लीज। हमने अब कुछ ऐसे केसेस किए जिसमें इनकम हमारी कुछ पार्टली इनकम हमारी क्या है, एग्रीकल्चर, और पार्टली इनकम हमारी क्या है, बिजनेस। कितने केस हैं सर? 4 केस हैं, हमें याद हो गए 4 केस। कौन से केस हैं? सबसे पहला केस किस चीज का है? शुगर केन का केस है, शुगर केन, शुगर फैक्ट्रीज के केस में। शुगर केन वाले केस में हम क्या करेंगे सर, टोटल जो हमने शुगर बनाई ना, टोटल जो हमने शुगर बना के बेची अपने गन्ने और बाहर के गन्ने को मिला के, अपने गन्ने और परचेज गन्ने को मिला के हमने जो टोटल शुगर बना के बेची ना, उसमें से अपने गन्ने की कॉस्ट माइनस करनी है या उसका मार्केट प्राइस, सर उसका माइनस मार्केट प्राइस माइनस करेंगे। अब जो बचेगा वो बिजनेस इनकम, वो बिजनेस इनकम। ठीक है, शुगर फैक्ट्री को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा सीक्वेंस क्या है, टी रबड़ कॉफी, टी रबड़ कॉफी। टी में 60, रबड़ में 65, कॉफी में 75। 60 65 75, देखो बढ़ता जा रहा है, 60 65 75। अच्छा बताना, ये 60 65 75 ये एग्रीकल्चर इनकम है या ये बिजनेस इनकम है? सर आपने बताया था हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान, और अगर कृषि प्रधान देश है तो हमारे देश में कृषि का पोर्शन ज्यादा है। एंड देयरफॉर 60 एग्रीकल्चर, 65 एग्रीकल्चर, 75 एग्रीकल्चर। लेकिन हाँ, अगर आप कॉफी की बात कर रहे हैं, अगर कॉफी की केस में 2 प्रोसेस करते हो तो हम मानेंगे 75 को एग्रीकल्चर, 25 को बिजनेस। लेकिन अगर आप 4 प्रोसेस करते हो तो फिर वहां पे 60 को हम मानेंगे एग्रीकल्चर और 40 को हम मानेंगे बच्चों बिजनेस इनकम। ये आपको याद करनी है रेशियो, ठीक है ना। ओके, ये तो समझ में आ गया सर। ठीक है, अब ये चैप्टर एक बार फटाफट से मैं आपको बुक से और दिखा देता हूं कि बुक में हमने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, चैप्टर के बारे में। यस, तो बच्चों ये हमने कर दिया, ये पेज पे जो मैंने लिखवा रखा है ये हमने सारा का सारा कर दिया। वहां पे देखो सेक्शन 10(1) आ रही है ना, सो सेक्शन 10(1) हमने कर दी। आप फटाफट से अगर बुक से रीड करना चाहो इस चीज को तो आप इसको रीड कर सकते हो। बुक बनाने में बहुत मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत। ठीक है, आप देखो प्रेजेंटेशन, हर चीज की प्रेजेंटेशन, बीट द पिक्चर्स और बीट द फॉन्ट, बीट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। राइट, बड़ी मेहनत होती है बच्चों बुक्स पे, तो थोड़ा पढ़ लिया करो इसको, आई मीन टू से, राइट। ओके, सो ये हमने कर लिया, कंडीशंस भी हमने कर ली है ना, लैंड मस्ट बी इन इंडिया और काइंड ऑफ, ये हमने सब कर लिया। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम भी हमने कर लिया बच्चों, सो डन। एंड देन पार्टली एग्रीकल्चर इनकम हमने अभी अभी किया है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये रेशियोज भी हमने कर ली, हम अभी अभी कर रहे थे ना रेशियोज, कि देखो ना वही वही रखी रेशियो यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, टी में 60 40, रबड़ में 65 35 है ना, 60 65 75 और 60 है ना, 60 65 75 और 60 हमने कर लिया था। शुगर केन का हमने कर लिया था अभी अभी, राइट। नॉन एग्रीकल्चर इनकम हमने कर लिया था, वो ब्रिक मेकिंग और ये सब कुछ हमने कर लिया था, ये वही था। कंपटीशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ये हमने कर लिया था, हमने वो जो किया था पार्शियल इंटीग्रेशन, राइट। सो पार्शियल इंटीग्रेशन के स्टेप्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये वही चीजें हैं, हमने वहां पे पीपीटी में इनको कर लिया था। ठीक है जी, एग्जाम्पल आपको करना है बच्चों, एग्जाम्पल आपको करना, मैंने करवा दी एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आपको खुद ट्राई करना, बिल्कुल आसान है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा सर, पॉलिटिकल पार्टीज पे भी टैक्स लगने की बात चलती है। आइए देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या बता रखा है। उसने बोला है सेक्शन 13A, विच सेक्शन डील्स विद सेक्शन 13A। ओके, इसने बोला है एग्जाम्शन, पॉलिटिकल पार्टीज को ये इनकम्स की एग्जाम्शन मिलेगी, लेकिन हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। कौन सी पार्टी? रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी, पहली कंडीशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसकी ये इनकम एग्जाम्ड हो जाएंगी, एग्जाम्ड हो जाएंगी। कौन सी इनकम एग्जाम्ड हो जाएंगी? इसने बोला है पॉलिटिकल पार्टी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जाम्ड हो जाएगी,
पॉलिटिकल पार्टी की जो हाउस प्रॉपर्टी ना, उसके पास जो जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स की इनकम क्या हो जाएगी? एग्जाम्ड हो जाएगी। उसकी अदर सोर्स की इनकम एग्जाम्ड हो जाएगी। उसकी कैपिटल गेन की इनकम एग्जाम्ड हो जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी के पास बचा क्या? पॉलिटिकल पार्टी के पास सैलरी की इनकम तो होती नहीं, करेक्ट है जी। और क्या बचा? बिजनेस पॉलिटिकल पार्टी करती नहीं, एंड देयरफॉर पॉलिटिकल पार्टी की सारी इनकम एग्जाम्ड होगी ना भाई। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जाम्ड, अदर सोर्स की इनकम एग्जाम्ड, कैपिटल गेन की इनकम एग्जाम्ड, सैलरी होगी नहीं, बिजनेस वो करती नहीं, करेक्ट है जी। ठीक है, एक चीज और बताई उसने कि पॉलिटिकल पार्टी के जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोनेशंस। क्या बोलते हैं? डोनेशंस। इनकम ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि डोनेशन से भी जो इनकम आएगी वो भी एग्जाम्ड होगी, वो भी क्या होगी? एग्जाम्ड होगी। लेकिन इफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स ₹20,000 देन डिटेल्स ऑफ डोनर विल बी मेंटेन्ड। वही बोल रहा है कि अगर ये कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपए से ज्यादा होगा तो फिर आपको डोनर की डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, डोनर की डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी कि उसके जो कंट्रीब्यूशन आएंगे ना पॉलिटिकल पार्टी के पास, जो डोनेशंस आएंगे, वो डोनेशन भी माफ है, लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा का डोनेशन आएगा ना तो आपको डिटेल मेंटेन करनी। किसकी डिटेल? दान देने वाले की डिटेल, डोनर की डिटेल्स मेंटेन करनी। सिंपल, बिल्कुल आसान था। सो पॉलिटिकल पार्टी बताओ जी कौन सी इनकम्स एग्जाम्ड होती है? पॉलिटिकल पार्टी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जाम्ड है, अदर सोर्स की इनकम एग्जाम्ड है, कैपिटल गेन की एग्जाम्ड है ना? और क्या है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एग्जाम्ड है। लेकिन हाँ, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में कैच है। क्या कैच है? इट सेज कि अगर ये कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 20,000 देन वी नीड टू मेंटेन द डिटेल्स ऑफ द डोनर। ठीक है ना? ओके, क्लियर सर। कंडीशंस, लेकिन एग्जाम्शन मिलेगी इन इनकम्स को, लेकिन कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? इट सेज, पढ़ते हैं कंडीशंस। पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये तो हमने किया ही था ऊपर, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टी पहली बात तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे। पॉलिटिकल पार्टी अपना ऑडिट करवाए बुक्स का। अभी तक की 3 कंडीशन बिल्कुल आसान है। रजिस्टर्ड हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे और अपना ऑडिट करवाए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवाए बच्चों? ऑडिट करवाए। तीसरा, चौथी कंडीशन, नो डोनेशन एक्सीडिंग 2,000 रिसीव्ड बाय सच पॉलिटिकल पार्टी अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और बैंक अकाउंट और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू एनी अदर बैंक और अदर इलेक्ट्रल बॉन्ड। वो कह रहा है कि अगर डोनेशन 2,000 रुपए से ज्यादा जाएगा ना तो डोनेशन आप कैश में नहीं ले सकते, डोनेशन आप कैश में नहीं ले सकते। 2,000 से ज्यादा का डोनेशन अगर जाएगा तो आपको फिर वो लेना पड़ेगा अकाउंट पे चेक या डीडी वगैरह की फॉर्म में, अकाउंट पे चेक या डीडी वगैरह की फॉर्म में। क्या लिंक है इस 2,000 का इस और 20,000 का? क्या लिंक है सर? ऊपर 2,000 वाली बात तो ये बोली गई थी कि भाई अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, ठीक है, तो वो भी उसके एग्जाम्ड होते हैं। लेकिन हाँ, उसमें एक बात उसने बोली थी कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 20,000 से ज्यादा तो डोनर की डिटेल मेंटेन करेंगे, डोनर की डिटेल मेंटेन करेंगे। ठीक है जी, वो तो डोनर की डिटेल मेंटेन करने की बात थी ताकि वो एनोनिमस ना बने। क्या ना बने? एनोनिमस। लेकिन यहाँ नीचे उसने क्या बोला? उसने बोला कंडीशन ये है कि अगर कोई डोनेशन आपके पास 2,000 से ज्यादा का आएगा ना तो उससे आप चेक या डीडी की फॉर्म में डोनेशन को लेंगे, उससे आप कैश में नहीं लेंगे, कैश में नहीं लेंगे। तो कैश लिमिट कितनी है? 2,000 की लिमिट है। ये अपने को याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है जी। और लास्ट में उसने बोला पॉलिटिकल पार्टी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगी, आईटीआर फाइल करेगी। इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है ना अपने को। हम इनकम टैक्स की रिटर्न प्रीवियस ईयर में भरते हैं बच्चों या असेसमेंट ईयर में भरते हैं? हाँ, इनकम टैक्स की रिटर्न हम भरते हैं असेसमेंट ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर में। ठीक है ना? ओके, सो ये हमने सीखा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। कौन सी सेक्शन थी बच्चों? सर सेक्शन थी 13A। आगे चलते हैं। आगे है इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। अच्छा, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो होती है वो इलेक्शन कमीशन ने बना रखी है। वो कुछ ऐसे है कि जिन लोगों को डोनेशन देना है, जिन लोगों को पॉलिटिकल पर्पस के लिए डोनेशन देना है, तो क्या करें, वो पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट डोनेशन देने की बजाय इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे दे और फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है ना वो उस डोनेशन को पॉलिटिकल पार्टीज में, उस इलेक्टोरल ट्रस्ट की जो विश होगी उसके हिसाब से उस डोनेशन को बांटे। मतलब डोनेशन लोग डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को देने की बजाय गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग डोनेशन दें उस इलेक्टोरल ट्रस्ट को और इलेक्टोरल ट्रस्ट उस डोनेशन को फिर पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड करे, उनमें बांटे। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जो बायलॉज हैं उन बायलॉज के हिसाब से उस डोनेशन को पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दे, ऐसा सिस्टम है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास जो इनकम आई वो इनकम भी एग्जाम्ड होगी क्योंकि वो इनकम तो अल्टीमेटली उसने पॉलिटिकल पार्टीज को दी थी ना भाई। हाँ, यस। एंड देयरफॉर उसके बारे में सेक्शन 13B ने क्या बोला? इसने बोला है डोनेशन रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट इज ट्रीटेड एज इनकम
इनकम अंडर सेक्शन 224, जो उसके पास जो डोनेशंस आएंगे ना, उन डोनेशंस को एक बार हम इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम मान लेंगे। इलेक्टोरल ट्रस्ट विल बी अलाउड एग्जाम्पशन एज अंडर, फिर उसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट को एग्जाम्पशन कुछ ऐसे मिलेगी, 5% डोनेशन तो फुल्ली एग्जाम्ड हो जाएंगे, सीधा 5%। आपको याद है हम ट्रस्ट में कर रहे थे, ट्रस्ट में 15% इनकम तो सीधी एग्जाम्ड हो जाती थी और 85% खर्च करना था। ऐसा इसने बोला कि भाई इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास जो इनकम आई ना डोनेशंस की फॉर्म में, वो उसकी इनकम बन गई, उसके बाद उसे मिलेगी एग्जाम्पशन कुछ ऐसे, 5% की सीधी एग्जाम्पशन और 95% जो बचता है उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी ओनली टू द एक्सटेंट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। बाकी 95% अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी तो उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, अगर उसने पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो जो बाकी बच गया वो टैक्सेबल, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर से बताता हूं क्या बोला उसने, किसकी इनकम की बात चल रही है, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट, ये भी एक ट्रस्ट है, किसके लिए बनी है, वो बोलती है कि जो डोनेशंस हैं वो डोनेशन इलेक्ट्रोल ट्रस्ट के पास आने चाहिए और फिर इलेक्ट्रोल ट्रस्ट उन डोनेशंस को पॉलिटिकल पार्टीज में बांटे। तो इसने क्या बोला, उसने बोला कि इलेक्ट्रोल ट्रस्ट की इनकम मानेंगे हम डोनेशंस को, उसके बाद उसको देंगे हम एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन कैसे देंगे, जैसे ट्रस्ट में कितना था 15% सीधा माफ, लेकिन यहाँ पे क्या है 5%, 5% एग्जाम हो जाएगा और बाकी 95% जो है बच्चों, उसमें से उसने जितना पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दिया वो एग्जाम हो जाएगा। अगर पूरा 95% बांट दिया तो पूरा एग्जाम हो गया, अगर 95% में से उसने 85 बांटा है तो इसका मतलब 10 तो फिर भी बचेगा ना, 10 टैक्सेबल हो जाएगा, 85% एग्जाम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रोल ट्रस्ट के पास जो इनकम आएगी उसमें से 5% सीधा माफ हो जाएगा और 95% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एग्जाम्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एग्जाम्ड होगा। कंडीशंस उसने लगाई हैं, सीबीडीटी कुछ स्कीम बना सकती है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ कुछ कंडीशंस है ना, उनके फंक्शंस कैसे होंगे, उन फंक्शंस के हिसाब से उस इलेक्टोरल ट्रस्ट को काम करना पड़ेगा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थी, सो लेट्स लीव देम, बट ये इंपॉर्टेंट था, ये 5 और 95 वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था प्लीज। ठीक है, सो ये था बच्चों इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में। ओके, सो वी कवर्ड सेक्शन 13A एंड 13B एट द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ओके।